जिस देश की सरहद महफूज नहीं होती, वह देश घुसपैठियों की धर्मशाला तो कभी आतंक का गढ़ बन जाता है। हमारा देश भी बांग्लादेशी घुसपैठियों के आतंक का अड्डा बन गया है। घुसपैठिए पश्चिम में पाकिस्तान की सीमा तक फैल गए हैं। पूर्व से पश्चिम तक घुसपैठियों का कॉरिडोर बन गया है, जो अपराध की सबसे बड़ी चेन है। जयपुर घुसपैठियों का सबसे पसंदीदा मुकाम है, जो इस शांत शहर की आबो हवा के लिए एक बड़ा खतरा है। कभी सुकून और चैन की नींद सोने वाले गुलाबी नगरी के बाशिंदे अब दबंगई घुसपैठियों के खौफ में जी रहे हैं। अपराध को अंजाम देने वाला आपके घर का नौकर, ड्राइवर या फिर किसी और सूरत में हो सकता है। तो रहिए सावधान। पिछले कुछ समय में हुई वारदातों के जब राज खुले, तो पुलिस भी इस बात को स्वीकार करने में पीछे नहीं हटी कि वारदातों में काफी संख्या में होता है दबंगई घुसपैठियों का हाथ। जी हां, बांग्लादेशी घुसपैठियों की ही बात कर रहे हैं हम। गुलाबी नगरी में काले आतंक की छाया लेकर कब घुस आते हैं ये घुसपैठिए, पुलिस को भी खबर नहीं होती। अब तो कई रास्ते बना लिए हैं इन्होंने जयपुर में घुसने के। यहाँ तक कि ये वारदातों को अंजाम देने के बाद कब गायब हो जाते हैं, कहाँ चले जाते हैं, पता भी नहीं चलता। पिछले कुछ दिनों पहले राजस्थान के कुछ इलाकों में पुलिस ने कुछ बांग्लादेशियों को पकड़ा भी, जिन्हें कुछ लोग लेकर पहुंचे थे। तो रहिए सावधान इन दबंगई घुसपैठियों से। इसी विषय पर बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व पुलिस अधिकारी श्री सीबी शर्मा जी, जो बांग्लादेशी अवैध रूप से जो घुसे आए हैं, जिन्हें हम घुसपैठिए कह सकते हैं। उनका कई बार आपने देखा है कि अपराध के नक्शे कदम पर वो काफ़ी यहाँ पर चलते हैं। कई बार उनका रोल यहाँ पर सामने है। किस तरह से लेते हैं आप इसे? देखिए, जैसे ही बांग्लादेशी जयपुर के अंदर आए हैं, तो उसके बाद में निश्चित ही आपराधिक गतिविधियों में तेज़ी आई है। और वो ये तो नहीं कह सकते कि 100% वो आपराधिक गतिविधियों में लिप्त हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा संख्या के अंदर आपराधिक गतिविधियों में लिप्त हैं वो। और पुलिस के लिए बहुत बड़ा सरदर्द है, जयपुर पुलिस के लिए। एक सबसे बड़ा कारण क्या है इसमें कि जो भी घरों के अंदर काम करते हैं, आधे से ज़्यादा घरों के अंदर ये बांग्लादेशी काम करते हैं और अपने को बताते हैं कूच बिहार के, क्योंकि कूच बिहार के यहाँ कोई वेरिफिकेशन होता नहीं है। दूसरा, एक सबसे बड़ी मजबूरी क्या है कि जब भी कोई उसके लिए कहते हैं कि भाई हम आपका पुलिस वेरिफिकेशन कराएंगे, तो दूसरे दिन वो औरत काम करने नहीं आती है। तो वहाँ जो गृहिणियों की ये मजबूरी है, और पुलिस लाख चाहे तो भी उसका वेरिफिकेशन नहीं करवाते हैं। ये एक सबसे बड़ी समस्या पुलिस के सामने है। और मैं तो ये कहूँगा मेरे अनुभव के आधार पे कि यदि जयपुर को सुरक्षित रखना है, तो ये तो आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, चाहे भाई काम करे, चाहे वो बांग्लादेशी भी है और वो यहाँ, उसको ये तो आप बाहर तो निकाल नहीं सकते। यहाँ इतने सारे आगे एक बड़ा इशू है, नेशनल लेवल के ऊपर पॉलिसी डिसीजन होगा। लेकिन जब तक इतना तो कर सकते हैं कि उनका वेरिफिकेशन, पुलिस वेरिफिकेशन कराएं, तो कम से कम उनका डोजियर बन जाए और घरवाला भी ये सतर्क रहे कि ये यहाँ की रहने वाली है। बहुत से लोगों को तो ये पता ही नहीं कि ये बाई आई कहाँ से है, रहती कहाँ है, इसका ठिकाना कहाँ है। यदि नेक्स्ट डे वो नहीं आएगी तो उसका पता ही नहीं लगेगा। वो पुलिस को ये कहेंगे हाँ साहब आती थी, पता नहीं वो वहाँ की बताती थी, साहब वहाँ की बता। इसलिए ये गंभीर समस्या है पुलिस के लिए और ख़ास करके जयपुर वासियों के लिए। तो आम लोगों के लिए समस्या ये कि उन्हें काम करने वाले चाहिए, उन्हें ड्राइवर चाहिए, उन्हें घर में नौकर चाहिए, और वो वेरिफिकेशन कराते हैं तो लेकिन जो काम करने वाले होते हैं वो गायब हो जाते हैं। अब इसका इलाज क्या हो कि किस तरह से वास्तव में इसे रोका जाए, क्योंकि एक बहुत बड़ा मुद्दा है, नेशनल मुद्दा है और सुरक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। देखिए, ये तो जो प्रदेश की सुरक्षा और समाज की सुरक्षा के लिए
ये तो समाज के लोगों को ही ये तय करना पड़ेगा, और चाहे हाथ से काम करना पड़े, ये एक निश्चित ये तय कर लें कि भाई मेरे घर में काम करने वाले का बिना वेरिफिकेशन के काम करने वाले को घुसने नहीं दिया है। ये तो इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है और ये करना पड़ेगा। लेकिन कानूनन रूप से भी इसमें कोई कड़ाई होनी चाहिए। नहीं, कानूनन रूप से कड़ाई तो होती है, आदेश भी निकलते हैं, सारे निकलते हैं, लेकिन आप नहीं बताओ तो पुलिस के लिए बहुत ही मुश्किल का काम रहता है कि पूरे इलाके के अंदर मान लीजिए 40 पुलिसकर्मी हैं जिनको और भी सारी ड्यूटी हैं, यदि यही काम ढूंढने लग जाए कि कौन किस घर के अंदर कौन भाई है, कौन ड्राइवर है, कौन नौकर है, तो ये बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, पुलिस के लिए बहुत बड़ा काम हो जाएगा ये। तो आम लोगों का दायित्व तो बनता है कि वो पुलिस को खबर दे, लेकिन आज अगर घर की बात छोड़ दें तो आज शहर में कोई बस चालक है, ऑटो चालक है या किसी दूसरे वेश में वो कोई काम कर रहा है, उसको कैसे रोका जाए? उसका भी यही है वेरिफिकेशन। जैसे ऑटो रिक्शा चालक है या कोई ड्राइवर तो देखिए इंडिविजुअल जो ड्राइवर रखते हैं उनको तो वेरिफिकेशन करवाना है, और जो ऑटो चालक है उसके लिए जो ऑटो यूनियन बनी हुई है, ऑटो यूनियन की जिम्मेदारी है। जो बहुत से ऐसे हैं जो किराए के ऊपर गाड़ियां चलाते हैं, ऑटो चलाते हैं, तो जो मालिक है उसकी ये जिम्मेदारी है कि वो बिना वेरिफिकेशन के जब तक उसका कोई आईडी नहीं हो जब तक उसको गाड़ी नहीं दें। कहा यह जाता है जो कानून के जानकार हैं कि साहब किसी भी बाहरी फॉरेनर्स के लिए आप कोई बस्ती नहीं बसा सकते, लेकिन जैसा कि जयपुर में बगराना बस्ती इन लोगों के लिए अलग से बसाई गई, वहाँ से भी वो लोग गायब हो गए, वहाँ कोई दूसरे लोग वहाँ पर रहते हैं। गायब होना भी अपने आप में एक बड़ी सिरदर्द साबित हो सकता है पुलिस के लिए। बिल्कुल, गायब होना सरदर्द साबित हो सकता है। और देखिए ये एक लंबी सामाजिक परेशानी है, बीमारी कह दो उसको, समस्या कह दो, और जिसका निदान जिसके अंदर बीच में कुछ पॉलिटिकल वो आ जाते हैं, कंसिडरेशंस आ जाते हैं, कुछ व्यवहारिक कई दिक्कतें रहती हैं, कई एडमिनिस्ट्रेटिव दिक्कतें रहती हैं। लीगली तो ये है कि कोई भी विदेशियों की वो नहीं बच सकती, लेकिन जैसे यहाँ रह रहे हैं उनको एन मास कहाँ भेजें? इतनी ज़्यादा संख्या के अंदर जयपुर के अंदर हैं कि जयपुर के वास्तव में एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी और सरकार के लिए भी ये सरदर्द है, बड़ा सरदर्द है, ये छोटा मोटा नहीं है ये। और आने वाले समय के अंदर इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं यदि इसको ठीक तरीके से हैंडल नहीं किया। तो बिल्कुल गंभीर परिणाम हो सकते हैं, लेकिन कई बार जैसे ये देखने में आया कि जो कुछ लोग सुनने में भी आता है कि ठेके पे लोग यहाँ पर रखते हैं, मजदूरों को लेके आते हैं, बाहर से बाहरी ट्रेनों से यहाँ पर लेके आते हैं। आपके समय में पहले कई बार ये चीज़ें देखने को मिली और अभी भी चल रही है। तो जब ट्रेन से ये लोग बाहर आते हैं, बच्चे आते हैं, लेडीज आती है, जेंट्स यहाँ पर पहुँचते हैं, अगर उसी समय उनको वहाँ रोक लिया जाए, इसका कोई प्रावधान? देखिए वहाँ सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि उस समय ये पता नहीं लगता ये बांग्लादेशी है या कौन है। उस समय ट्रेन के ऊपर जैसे मान लीजिए ट्रेन आने वाली है और ये ट्रेन में चढ़ने वाले हैं और कोई ये कहे कि साहब पहले ये वेरीफाई करेंगे कि आप हिंदुस्तानी हो बांग्लादेशी हो, तो ज़बरदस्त लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो जाती है। तो उस समय ये नहीं हो सकता है, ये तो जहाँ के सेटल होते हैं। अब उस समय मैंने बताया ना कि पुलिस पे काम का इतना दबाव रहता है कि वहाँ जाके, और ये यदि कोई SHO अपने इलाके के अंदर बांग्लादेशियों को आइडेंटिफाई करने में लग जाए तो मेरे ख्याल से और कोई काम नहीं कर सकता कि वो आइडेंटिफाई करके इनका वेरिफिकेशन में लगा रहेगा। इतना वॉल्यूमस वर्क है। तो अब पूरा घटनाक्रम सारी चीज़ें सामने हैं, अब क्या किया जाए कि ऐसा क्या कदम उठाना चाहिए कि वास्तव में इन पर रोक लगे और जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ पर ये शामिल होते हैं उन पर रोक लगे? देखिए एक तो सबसे बड़ी ये जो डोमेस्टिक हेल्प है, जो इनका सबसे सॉफ्ट टारगेट है, और क्राइम के लिए भी ये चूज़ वो ही करते हैं कि डोमेस्टिक हेल्प के रूप में अपना कॉन्फिडेंस पहले वो करके जहाँ भी ये वारदात करते हैं वो करते हैं। तो हर व्यक्ति को ये निर्णय लेना पड़ेगा कि मेरे यहाँ कोई भी डोमेस्टिक हेल्प है किसी भी रूप में, तो उसमें उसका पुलिस वेरिफिकेशन करवाने के उपरांत ही मैं वो करूँ। पुलिस इसके अंदर काफ़ी कई बार बहुत स्ट्रिक्ट होती है, सबको मीडिया के थ्रू भी सबको मैसेज कर देती है, लेकिन उसके बावजूद भी कोशिश लोगों की ये रहती है कि इसका वेरिफिकेशन नहीं करवाए। और यदि कोई ज़्यादा भी स्ट्रिक्ट रहते हैं कि देखो वेरिफिकेशन कराओ, और तो घर में झगड़ा हो जाता है कि आप तो ये चाहते हो, हस्बैंड मान लीजिए ये कहे कि नहीं पहले पुलिस वेरिफिकेशन करेंगे,
तो वाइफ ये कहती है इसका मतलब आप तो ये चाहते हो कि मैं इस काम के तले मरे वो दबी रहूं और मेरे को कोई हेल्प नहीं मिले। तो अंत में वो भी सरेंडर कर देता है कि ये और यहीं से फिर क्राइम की शुरुआत हो जाती है। क्राइम का तो निश्चित रूप से, जैसे जो अनजान आदमी है जो अपना छोड़ के आए हैं। देखिए एक और मैं बताऊं आपको, क्राइम के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि यदि आपको वहाँ आपकी प्रतिष्ठा समाज में बनी हुई है तो आप क्राइम से दूर रहेंगे। अच्छे अच्छे सभ्य कहलाने वाले और सुसंस्कृत आदमी हैं, वो जब ऐसी जगह चले जाते हैं जहाँ उनको कोई पहचानता नहीं है तो वो अपराध की ओर प्रवृत्त हो जाते हैं। जब प्रतिष्ठित आदमी गोवा के बीच पर जाते हैं तो उनकी नज़रें इधर उधर घूमने लग जाती हैं, जो सामान्य तौर पर अपने घर में या अपने शहर के अंदर तो वो बहुत ही तरीके से शालीनता से रहते हैं, वहाँ जाते शालीनता छोड़ देते। तो जाहिर सी बात है, इन बातों का निष्कर्ष ये निकला है कि ठीक है, एक तरफ प्रशासन और सरकार की जिम्मेदारी भी है कि वो इन जो क्राइम की गतिविधियों में जो अवैध रूप से बसे हुए जो बांग्लादेशी हैं उन पर नज़र रखे, लेकिन वहीं पर जो सामाजिक सरोकार रखने वाले जो लोग हैं, समाज में रहने वाले जो लोग हैं, उनकी भी कहीं ना कहीं एक जिम्मेदारी बनती है कि वो भी अपने इर्द गिर्द इस तरह के लोगों को चिन्हित करें। और अगर घर पर भी वो अपने किसी रोज़मर्रा के काम के लिए किसी को नौकर के रूप में रखते हैं तो उसका पुलिस वेरिफिकेशन होना बहुत आवश्यक है, जिससे कि आने वाले किसी भी खतरे को समय से टाला जा सके। तो अभी तक आपने देखा बांग्लादेशी घुसपैठियों का एक सच। ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे इन घुसपैठियों का दूसरा चेहरा। मिलते हैं जल्दी ही एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दबंगई घुसपैठिए कार्यक्रम में अब हम आपको दिखाएंगे इन घुसपैठियों का दूसरा चेहरा। छोटी काशी गुलाबी नगरी अब बन रही है अपराधियों की शरण स्थली। जब पुलिस की गिरफ्त में आते हैं ये अपराधी तो खुलते हैं कई राज, और उनमें एक खास कि ये अपराधी स्थानीय नहीं बल्कि बाहरी है। और सबसे चौंकाने वाला राज ये कि जब गिरफ्त में ये लोग होते हैं और जांच होती है, सामने आता है तो सामने निकलता है बांग्लादेशी घुसपैठियों का एक बड़ा खुलासा। लोगों की इस भीड़ में कौन है अपराधी, किस शक्ल में है अपराधी, किस वेश में है अपराधी, किसी को खबर नहीं, क्योंकि अपराध के इस दलदल में अब स्थानीय कम बल्कि बाहरी लोगों ने ज्यादा घुसपैठ कर ली है, जिनमें अधिकांश होते हैं बांग्लादेशी घुसपैठिए। जी हाँ, बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर पिछले दिनों हमने आपको बताया था कि किस तरह इन्होंने अपना जाल फैलाकर लोगों के सुकून को छीन लिया है, लेकिन किसी की नजर इन लोगों पर नहीं। सुरक्षा एजेंसियों को पता नहीं कि जयपुर में कितने बांग्लादेशी हैं। ये लोग कैसे, कब और किस रास्ते से जयपुर को अपना ठिकाना बनाए हुए हैं। देखिए, फॉरेनर्स एक्ट के प्रावधान इस मामले में बिल्कुल स्पष्ट हैं कि कोई भी व्यक्ति बिना वैलिड पासपोर्ट और वीज़ा के विदेशी व्यक्ति भारत की सीमा में नहीं आ सकता। यदि भारत की सीमा में बिना वैलिड पासपोर्ट या वीज़ा के कोई व्यक्ति आया है
तो वो एक ऑफेंस है, उसको गिरफ्तार किया जाता है, और न केवल जब तक उसका कंट्री उसको वीज़ा या पासपोर्ट नहीं देता था तब तक उसको डिटेंशन में रखना भी जरूर है। बाद में अमेंडमेंट करके इसके लिए किया कि ऐसे लोगों के लिए डिटेंशन के लिए अलग एरिया बनाया जा सकता। इसलिए कोई ये कहता है कि साहब सरकार की पॉलिसी बांग्लादेश को आने के लिए, क्योंकि सरकार की कोई भी पॉलिसी आज तक ऐसी देखने में नहीं आई। ऑफ द रिकॉर्ड अगर किसी गवर्नमेंट ने कोई डायरेक्शन दी हो तो बात है वो बाइंडिंग नहीं है, जहाँ पर कानूनी रूप में या लिखित रूप में किसी भी सरकार ने ये आदेश दिया हो कि बांग्लादेशियों को हिंदुस्तान में आने दो, और कोई बांग्लादेशी बिना पासपोर्ट या वीज़ा के पकड़ में आए तो उसे गिरफ्तार मत करो, उसे फॉरेनर्स एक्ट के तहत मुलजिम नहीं बनाओ। इसलिए बार बार ये कहना, निश्चित रूप से जो स्थानीय प्रशासन था, स्थानीय पुलिस थी, ये पूरी तरह से विफल रही है। जाहिर सी बात है, अगर ऐसा है तो जयपुर में ये क्या खेल हो रहा है? आखिर क्या इन्हें वोट राजनीति का नाम देना गलत होगा? अपराधी किस शक्ल में, किस वेश में आपसे मुलाकात कर रहा है, क्या आप जानते हैं? क्या आपके घर में काम करने वाला नौकर या आपका ड्राइवर बांग्लादेशी घुसपैठिया तो नहीं? आपकी जरा सी लापरवाही आपके लिए जानलेवा या नुकसानदेह बन सकती है। ध्यान रखिए, ये अपराधी किसी भी वेश में आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्योंकि पुलिस भी अब इन लोगों के सामने नचर ही नजर आती है। कानून विद ही क्या, इन घुसपैठियों पर तो प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्थाओं को संभाल चुके पुलिस अधिकारी भी चिंतित नजर आते हैं। लगातार इनकी बढ़ती वारदातों पर पूर्व पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अब सुकून मुनासिब नहीं। जयपुर में भी समय समय पर पहले अभियान चलाए गए थे, हमने भी अभियान चलाए, उनको गिरफ्तार करके हमने भेजा भी था बॉर्डर पे। मूल रूप से जो है ये केंद्र सरकार की जो विदेश नीति है उसमें शिथिलता के कारण से होता है। अब जहाँ भी एंट्रीज पॉइंट है, जहाँ से इनके एंट्री पॉइंट है, आने की संभावना है, वहाँ पर एक तो बॉर्डर सीज करना चाहिए कि ये दूसरे देश होकर के और भारत के अंदर आ रहे हैं। और बांग्लादेशियों को भी जो है कुछ स्टेक होल्डर्स, जो इंटरेस्टेड लोग जो हैं, जिनका अपना चाहे राजनीतिक हित सत्ता हो या और कोई कारण हो, जो इनके संरक्षक है वो इनको कूच बिहार का कह करके और उनको बचा लेते हैं। देश के साथ ही राजस्थान भी आतंकियों के निशाने पर है। सुरक्षा एजेंसियों के अलर्ट के बाद ये अवैध घुसपैठिए अपने ठिकानों से गायब होने लगे हैं। आगे हम आपको दिखाएंगे कि क्या है इन अवैध घुसपैठियों का आखिर वो सच, जिनका राज सुनकर भी आप चौंक जाएंगे। देश में आतंकियों के नापाक इरादों की गूंज अब तक कई बार सुनाई दे चुकी है। वर्ष 2008 में राजधानी जयपुर भी आतंकियों का निशाना बना और इस घटना में कई बेगुनाह लोगों ने अपनी जान गंवाई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि हम हैं कि सुधरने का नाम नहीं लेते। आतंक के बम देश के हिस्सों में लोगों को अपना नश्तर चुभो चुके हैं। बाहर से लोग शहर में घुसे और अपने नापाक मंसूबों का खौफ लोगों के दिलों में फैलाया, लोगों का सुकून छीना। लेकिन ना तो सुरक्षा एजेंसियां सुधरी और ना ही सरकारें। आज भी डर है इन घुसपैठियों की वारदातों का, कहीं फिर कुछ ना हो जाए। पुलिस भी मानती है कि वाकई इन घुसपैठियों ने चिंता के जाल में फंसाकर रखा है उन्हें। सरकार के स्तर पर जब तक सख्ती नहीं होगी तब तक पुलिस भी और ये जो बॉर्डर्स जो फोर्सेस हैं वो भी कुछ नहीं कर पाएगी। आप सख्ती नहीं रखते, आने देते हैं। देखिए वहाँ से जो लोग आ रहे हैं वो ऐसे आ रहे हैं जो एक तो अनएम्प्लॉयड है, वहाँ पर भूखमारी है, जहाँ उनको रोज़गार नहीं मिल रहा है, खाने को नहीं मिल रहा। वो ये देखते हैं कि भारत में चले जाएंगे, वहाँ हमको कुछ कहेंगे नहीं, हम तो कुछ बिहारी या और कोई
बन करके रह जाएंगे, हमारी पहचान ही नहीं होगी। देखिए, एक दो बस्तियां जो थी बांग्लादेशियों की, उसमें अपराधी काफ़ी मिलते थे। हम लोगों ने रेड करके उनको पकड़ा भी था, केसेस भी बने, उनको छोड़ने की भी कार्रवाई हुई कि उनको वापस जो है बांग्लादेश भेजा जाए। लेकिन ये इफ़ेक्टिव तरीके से नहीं हो पाता, क्योंकि रेगुलर कैंपेन तो चलते नहीं हैं। फिर क्या है कि आपकी लिबरल पॉलिसी के कारण से ये आते ही जाते हैं। जब भी अभियान चलता है तो वो गायब हो जाते हैं, लेकिन कहीं तो जाते होंगे वो। तो संबंधित थाना अधिकारियों को, और थाना अधिकारियों को ही क्यों कहता हूँ मैं, आपके हर मोहल्ले के अंदर CLG ग्रुप बने हुए हैं, क्या उनकी ड्यूटी नहीं है? अपराधियों का कोई धर्म नहीं होता, इन्हें मतलब होता है तो केवल अपने नापाक मंसूबों को पूरा करने का। अपनी अलग नगरी बसाने वाले इन लोगों को आखिर किसका खौफ हो सकता है? कानून के जानकारों की माने तो ऐसे लोगों के लिए अलग से बसावट के लिए कोई प्रावधान है ही नहीं। लेकिन ये तो खेल है साहब, सब चल रहा है लोगों के जीवन को हाशिए पर रखकर। अगर बांग्लादेशियों को आने दिया गया और बांग्लादेशी है तो उनको ये छूट क्यों दी गई? 1971 की वॉर के टाइम जिन बांग्लादेशियों ने हिंदुस्तान में शरण ली थी, उनमें से कुछ लोग हिंदुस्तान में ही रह गए थे और बांग्लादेश वापस नहीं लौटे थे। उनके लोगों के लिए रिहेबिलिटेशन के लिए जरूर हिंदुस्तान में कुछ जगह पर बस्तियां बसाई गई थी, पर उनमें भी राजस्थान नहीं था। पर यदि अब बांग्लादेशों के नाम पर कोई बस्ती बनाई जा सकती है तो इससे बड़ा कानून का मजाक कोई नहीं हो सकता कि एक व्यक्ति जो खुलेआम विदेशी है उसका उल्लंघन कर रहा है, उसको आप बांग्लादेशी बस्ती बना कर रखो। क्योंकि रिकॉर्ड में अभी भी कहीं ये नहीं है कि ये बस्ती बांग्लादेश से आए हुए लोगों के लिए बनी हुई है। ये सिर्फ ये जो स्थानीय पुलिस है, इनकी अपनी भाषा में ये कहा गया है कि बांग्लादेशियों की बस्ती है। प्रश्न ये कि यदि पुलिस को ये पता है कि ये बांग्लादेशी बिना पासपोर्ट और वीजा का है तो इनकी गिरफ्तारियाँ क्यों नहीं की जाती? वाकई आज भी पुलिस के पास ऐसा कोई पुख्ता रिकॉर्ड नहीं जिससे ये पता चल सके कि गुलाबी नगरी में कितने घुसपैठिए हैं। एक सबसे बड़ा सवाल कि आखिर लोगों की जिंदगी से खेलने का ये ठेका इन्हें किसने दिया? आखिर एक सबसे बड़ा सवाल कि हम क्यों नजर आते हैं इतने लाचार, इतने बेबस, कानून की खिल्ली उड़ाने वाले, कानून का मजाक उड़ाने वाले इन लोगों के लिए। और जाहिर सी बात है कि जब तक सरकार इन लोगों के लिए कोई कठोर कदम नहीं उठाती, तब तक बेगुनाहों की दहशत का जो खौफ उनके चेहरे पर है वो कम नहीं हो सकता। अब तक आपने देखा इन घुसपैठियों की चालों को, इनके कारनामों को, लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल कि आखिर क्यों बदली परिस्थितियां, क्यों हुआ ऐसा माहौल? लगातार बदलते माहौल और परिस्थितियों ने अब जिंदगी के मायने भी बदल दिए हैं। दो पल की सुकून भरी जिंदगी चाहने वाले लोगों पर अब ग्रहण मंडराने लगा है। आतंक का पर्याय बने ये घुसपैठिए लोगों के जीवन से खेलने में भी पीछे नहीं रहते। राजस्थान के पुराने पुलिस अधिकारियों की माने तो बदलते समय के साथ अब कार्रवाइयों में भी बदलाव नजर आने लगा है। सुनिए एक पूर्व पुलिस अधिकारी क्या कहते हैं। पहले जो है, जब ये बॉर्डर राजस्थान का खुला हुआ था, तारबंदी नहीं थी, तो BSF और राजस्थान पुलिस इनको पकड़ के धौलपुर में कैंप में डालते थे। कैंप से हम कलकत्ता भेज दिया करते थे। अब राजस्थान के बॉर्डर पर जो है ये जो है तारबंदी हो गई है, इसलिए बांग्लादेशी जो आ रहे हैं वो बेसिकली इधर बॉर्डर से नहीं आ करके कलकत्ता साइड से, ईस्टर्न इंडिया से राजस्थान में आ रहे हैं। इसके लिए जो पुराना जो सिस्टम है धौलपुर में कैंप का, वहाँ हम लोग क्या करते थे, असलियत तो ये है कि हम लोग को मानवीय तरीके से तो उनको भेजते नहीं थे, क्योंकि आपको भेजने का अधिकार ही नहीं कानून में। इसलिए जो है उनको हम बिना अरेस्ट किए हम लोग यहाँ रखते थे
और गवर्नमेंट आज भी इस मामले में कोई सीरियस नहीं है। चौंकिए नहीं, अधिकारियों की माने तो अब अपराध के रास्ते भी बदल चुके हैं। पहले जिन रास्तों से ये घुसपैठिए अपनी राह बनाते थे, उनमें थोड़ा बदलाव जरूर आया है, लेकिन ये सच है कि अपराध की राह लंबी होती जा रही है। चाहे सीमाएं बदल जाएं, रास्तों में तब्दीलियां हो जाएं, लेकिन अपराध की ये डगर छोटी नहीं होती। घुसपैठियों की ये करतूतें नए गुल खिलाने में पीछे नहीं होती, और यही कारण है कि पूरे समाज में इन लोगों को लेकर एक दहशत का माहौल देखा जा सकता है, और वहीं पुलिस और सरकार भी इन्हें रोकने में असक्षम साबित होती है। ऐसा लगता है कि अब सुरक्षा एजेंसियां भी पसोपेश की स्थिति में हैं। राजधानी के कई बाहरी इलाकों में बांग्लादेशी घुसपैठियों ने अपने ठिकाने बनाए हुए हैं, लेकिन इलाकों की पुलिस का मुखबिरी तंत्र पूरी तरह सार्थक साबित नहीं हो पाता, और यही कारण है कि वारदातें हो जाती हैं और खाकी का चेहरा सफेद हो जाता है। बदल गया है समय, बदल गए हैं रास्ते, लेकिन अपराध की राह लगातार बढ़ती जा रही है। गुलाबी शहर की इस आबो हवा में अब नासूर बन चुके हैं ये घुसपैठिए। अब समय आ गया है कि जब सरकार को अपने वोट बैंक की राजनीति छोड़कर गुलाबी शहर के लोगों में एक सुकून का माहौल पैदा किया जा सके, और इसके लिए जरूरत है सरकार के ठोस कदम उठाने की। निश्चित तौर पर अगर ज्यादा लंबा समय निकाला गया तो इसके परिणाम भी गंभीर हो सकते हैं।